बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ, क्योंकि पॉजिटिव सोच का होना बेहद ज़रूरी है। जब आप अच्छा गुमान करते हैं, अच्छा ख़याल करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाती हैं और चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती चली जाती हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की जो इब्तिदा है, जो शुरुआत है, वो एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या अच्छा पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा पैगाम ये है, देखना किसी को गुनाह पर आर न दिलाना, उसको घटिया न समझना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी शख्स को गुनाह पर ताना देता है कि तू ये गुनाह करता है, ताना देता है, दावत की नीयत से नहीं, ताना देता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आती ताना देने वाले की, जब तक अल्लाह उसको उस गुनाह में मुब्तला न कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से नफ़रत करना, गुनहगार से नफ़रत न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जी आमीन सुमा आमीन। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आज आपको बताएंगे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त गैस बहरान का हमें सामना है। कराची समेत सिंध भर में घरेलू सार्फिन जो हैं वो गैस की वजह से सख्त परेशान हैं, जिसके बाद जो सुई सदर्न गैस कंपनी है उसके हवाले से कुछ इक़दामात भी किए गए। हमने देखा कि CNG स्टेशंस को भी 2.5 माह के लिए बंद कर दिया गया 1 दिसंबर से, और 15 फरवरी तक कहा गया कि CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया ताकि जो घरेलू सार्फिन हैं, जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, उनको उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। उसके बाद हमने देखा कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को भी गैस की जो फराहमी थी वो मुअत्तल कर दी गई। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन के बाद घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब जो जनरल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है, जिसके बायस उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि कल कराची में एक अजीब वाक़या पेश आया। बात कर रही हूँ मैं यंग डॉक्टर्स की। हमने देखा कि जिन्ना हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स के ग्रुप थे, उनमें तसादुम हुआ, शदीद लड़ाई हुई। और वो लड़ाई इस वजह से की गई जो कि हॉस्पिटल में जो भर्तियाँ होती हैं उनका कहना था कि दोनों ग्रुपों में ये मेरिट पर नहीं हुई। इसके बाद आपको बताएंगे एक और अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके कोरंगी में पेश आया। और वो वाक़या ये था कि कुत्ता मार मुहिम जारी थी और उसके लिए कुछ जहरीले लड्डू बनाए गए थे जो कि कुत्तों को खिलाने के लिए थे। लेकिन हुआ ये कि एक बाइक पर सवार जो शख्स था उसने वो लड्डू बाइक पे रखे थे जो बच्चे ने खा ली, और बच्चे के खाने की वजह से जो है वो जहरीले लड्डू खाने की वजह से एक बच्चा कल जाँ बहक भी हो गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ नए अहकामात जारी हुए हैं। और उसके बाद आपको बताएंगे कि शाहीनों की ऊंची उड़ान के हवाले से बात करेंगे। कल हमने देखा कि T20 मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया, सीरीज़ जीत ली। तो इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं महमूद रियाज साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैर सब ठीक ठाक हैं। वेदर को एंजॉय कर रहे हैं? वेदर हाँ, थोड़ी सी आज सर्दी हो गई है। अब दिसंबर तो सर्दी तो होगी, ज़ाहिर बात है। सही। महमूद साहब, पहले हम अपनी स्टोरी की जानिब जाएंगे और बात करेंगे जो गैस बहरान का हमें सामना है कराची वालों को, सिंध वालों को। बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि जो CNG स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया। अब
जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जनरल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी गैस की फराहमी जो है वो मअतल कर दी गई है। कहा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन जो सनअतकार हैं उनका कहना है कि जनरल इंडस्ट्रीज़ की अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो कई लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और इकॉनमी पे इसका जो है असर होगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी और जब एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी तो ओवरऑल ज़ाहिर है इकॉनमी पे मनफी असर आएगा। किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? मईशत पर मनफी असरात के लिए तो और बहुत सारे काम है जो ये हुकूमत कर रही है। उसमें ये भी आप पहले होता था कि जी गैस आपके रात में बंद हो जाती थी और सुबह नाश्ते के वक्त तक गैस नहीं आती थी, लेकिन अब ये सूरत हाल है कराची के अक्सर इलाकों में कि दिन में भी गैस अवेलेबल नहीं है। हाँ। उसके बाद आपने जनाब जनरल इंडस्ट्री को बंद कर दी। 15 फरवरी तक आपने जो सीएनजी सेक्टर था उसकी भी गैस बंद कर दी। उसके बाद फिर गैस है कहाँ? जो गैस है फिर वो आप दे किसे रहे? किसी को भी नहीं दे रहे। आप मतलब ठीक है ज़र मुबादला आपको कमाना है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है आप उसको गैस दें, लेकिन किस कॉस्ट पे? क्या बाकी लोग भूखे मर जाएं या बाकी लोग घरों में चूल्हा ही न जलाएं? कितनी मुश्किल ज़िंदगी बना दी है हुक्मरानों की इन फैसलों ने कि आपके पास गैस नहीं है, गैस आप खरीद नहीं रहे, गैस आ नहीं रही। आम आवाम नहीं जानती कि गैस जी फलानी वहाँ से फील्ड से गैस नहीं निकल रही और ये नहीं हो रहा, उसको तो गैस चाहिए। अब गैस भी आप क्या करें, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। एलपीजी की कीमतें आप देखें सिलेंडर की कहाँ से कहाँ है, हर आदमी एलपीजी। और उस पर यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी ने कहीं ज़्यादा महंगी एलपीजी की सर्विस देना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा जी आप हमें ऑर्डर दें, हम घर पर ही सिलेंडर दे देंगे आपको। मतलब गैस उन्होंने नहीं देनी। जो एवरेज गैस का बिल आता था 250-300 रुपए, ये सर्दियों में चलो 1000-1500 आ जाएगा अगर आपका गीजर जलता था। अब तो वो एक सिलेंडर आएगा 1000 रुपए का, जो बमुश्किल जो है वो एक हफ्ता चलेगा। और ठीक है कि उसके ऊपर जो आपके एसोसिएशन हैं, वो काटी है जो करंगी ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा है, दीगर लोग भी कह रहे हैं। मतलब अजीब बुरा हाल है कि आपकी एक्सपोर्ट्स उससे डैमेज हो रही है, आपकी इंडस्ट्री डैमेज हो रही है। एक मजदूर जो है जो कि यौमी उजरत पे काम करने वाला है, उसको घर में से निकलता है तो घर में खाना खाने के लिए गैस नहीं होती। नौकरी पे जाता है तो वहां पर गैस नहीं होती। रिक्शे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सीएनजी पे चल रहे थे उस सेक्टर में भी गैस नहीं है। तो ये गैस दे किसे रहे? ये तो एक अजीब सा इन्होंने। और महमूद साहब, कहा यह जा रहा है घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है ये इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम घरेलू सार्फिन हम अपने घरों में देख लें तो अभी भी हमें नहीं पता। 3 टाइम बताया गया है कि गैस आएगी, उस टाइम भी प्रेशर इतना कम होता है कि खाना बनना मुश्किल है। जो ख़वातीन है वो घंटों इंतज़ार करती रहती है कब प्रॉपर गैस का प्रेशर आए और हम खाना बनाएं। तो ये इक़दाम के बाद भी वो ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही है। जो शॉर्टफॉल है वो पूरा करना तो हुकूमत का काम है। किसी तरीके से भी आप करें, मैनेज करें। सही मैनेज नहीं कर पा रहे, यही वजह है कि आवाम जो है वो मुस्तकिल परेशानी के शिकार हो रही है। कि पहले जो होता था कि रात गए आपके तकरीबन 10-11 बजे के बाद से गैस का प्रेशर कम होना शुरू होता था, फिर बंद हो जाती थी और सुबह नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती थी। अमूमन 8-9 बजे के करीब गैस आना शुरू होती थी। लेकिन अब शहर के अक्सर इलाकों में कि दिन में भी गैस मौजूद नहीं है और वो होटलों से खाना खाने पे मजबूर हैं, जो इंतहाई महंगा पड़ता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप ये देखें कि पैसे तो फिर आपके वहाँ पर जा रहे हैं। सही। और तो अगर गैस बहरान की बात करें तो महमूद साहब ये आज का मसला नहीं है या 1-2 सालों का मसला नहीं है। हम 2005 के बाद से देखें तो एनर्जी क्राइसिस का हमें सामना था। तो आप 10 सालों में भी कोई ऐसा प्लान नहीं बना सके जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको नहीं फिल कर सके? क्यों हम ऑल्टरनेट एनर्जी जो ज़राए हैं उसकी तरफ क्यों नहीं जाते हम? ऑल्टरनेट का ये तो ऐसे लग रहा है कि जो इस किस्म के इदारे हैं, ये जो हुकूमती, ये तो हमें वो कबल मसीह में भेज देंगे। अब अच्छे घरों में मुझे लगेगा कि लकड़ियां जलनी शुरू हो जाएंगी और कोयले जलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिलेंडर भी इतना महंगा है। ये तो अब घरों में ऐसा लग रहा है कि लकड़ियों की चूल्हे और कोयलों की अंगीठी जो है वो अनकरीब आपको घरों के अंदर नजर आ जाएगी और लोग उसके ऊपर खाना पकाते नजर आ जाएंगे। अवाम को ये सहूलत दे रहे हैं कि उनको घसीट के ज़माना कबले मसीह में फेंक रहे हैं कि जहाँ पर ईंटें रख के आप खाना पकाएं घरों में, या क्या करें। आपका एनर्जी क्राइसिस तो है, पेट्रोल आपका महंगा होता जा रहा है कि कोई उसके ऊपर नहीं है, गैस आपकी महंगी होती जा रही है, बिजली जो है
वो जब होता है जब आप नेपरा टैरिफ बढ़ा देती है और आवाम को जो महंगे दामों बिजली खरीदना पड़ती है। सही, घरेलू सार्फिन तो परेशान हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी गैस की फरामी जो है मुअत्तल कर दी है। आप क्या समझते हैं इकॉनमी पे इसका ओवरऑल कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? जो सनतकार हैं वो भी ज़ाहिर है उनका काम में उनको दुश्वारी हो रही है, फिर लोगों के रोज़गार भी उससे मुंसलिक हैं, वो उसमें भी लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे अगर काम नहीं होगा, गैस नहीं होगी। उसके अलावा जो लोकल प्रोडक्शन है वो लोकल प्रोडक्शन मुतासिर होती है, फिर आपकी जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो बरामदात होती हैं, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। हाँ। मतलब कारोबार करने के लिए जो सरमाया चाहिए, जो उसकी लागत है कारोबार की, वो बढ़ जाती है। फिर आपका इस तरीके का दौर है कि आपको रीजन में रह के आपको हमसाया मुल्क से करना है। फिर आपकी जितनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कौन सी गैस है? हाँ। वो भी तो कर रहे हैं। हाँ। आप यहाँ पर सहूलत ही नहीं है, ना कारोबारी तबके को सहूलत है, ना आवाम को सहूलत है। ताजिर हजरात और जितनी यूनियंस हैं, हाँ, वो तमाम की तमाम शोर कर रही हैं। कभी कहते हैं जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, अब ठीक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को दे देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कराची के लिए काम कर रही है, वो खाने पीने की चीज़ें बना रही, वो बना रही, तो उसको भी है। जब उनके बॉयलर नहीं चलेंगे, उनकी गैस नहीं चलेगी, तो वो लोगों को निकालेंगे। जब वहाँ से कारोबार, वो एक नया बहरान पैदा होगा। तो ये बेसिकली प्लानिंग का फुकदान है किसी भी किस्म का। ताजिर तो सही कहते हैं, मईशत की बैकबोन है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े और आपकी जो इंपोर्ट्स है वो कम हो। लेकिन जब आप देखेंगे कि चीजें नहीं होंगी तो इंपोर्ट बिल आपका बढ़ेगा, फिर डॉलर और ऊपर जाएगा। जैसे ये एक चीज के ना होने से कई चीजें उससे लिंक करती हैं और फिर सारे एक नुकसान के बाद कई और नुकसानात का हमें सामना है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएंगे जान बचाने वाले ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। बात कर रही हूँ यकीनन मैं डॉक्टर्स की, और जिन्ना हॉस्पिटल में हमने देखा एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या इसको कह सकते हैं पेश आया कि दो डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स के ग्रुप में जो है वो तसादुम हुआ। लड़ाई इतनी शदीद थी कि एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिया। और जब ये लड़ाई हो रही थी तो जिन्ना हॉस्पिटल के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वो भी, शाहिद रसूल साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, ऑफिस में मौजूद थे, और लड़ाई को रोकने के लिए रेंजर्स और पुलिस को आना पड़ा, बीच बचाव किया। इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, हम आए दिन देखते हैं एक तो यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा होता है, उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, फिर वो OPDs हमने देखा अभी पिछले दिनों OPDs बंद कर दी थी उन्होंने। अब ये इस तरह की लड़ाई होना, जो जान बचाने वाले हैं, जिनको हम मसीहा कंसीडर करते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे की जान की दुश्मन क्यों बन गया? यंग डॉक्टर्स हों, दूसरा हों, अदम बर्दाश्त है। मतलब ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। हम किसी अनपढ़ और गैर तालीमी याफ्ता आदमी की बात तो करते थे कि जी वो लड़ पड़े, ये हो गए, लेकिन ये तो जिसे कहना चाहिए कि माशरे का एक प्राइड, अगर आप असातिज़ा की बात करें और डॉक्टर्स की बात करें तो ये तो माशरे का प्राइड होते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो कि आवाम के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। अब जब ये भी लड़ेंगे और इस तरीके से लड़ें, हाथापाई हुई वहाँ पर, उसके बाद जो शाहिद रसूल थे जो जिना अस्पताल के थे, उनको आकर ये सब करना पड़ा। हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्यों ये डॉक्टर लड़े, और कुछ डॉक्टर्स को भी ख्याल करना चाहिए कि वो किस नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से हाथापाई जगहसाई हुई, और अगर नौकरियां देने का मसला है तो वो तो बिल्कुल ही एक दूसरा तरीक़ेकार होना चाहिए कि किस तरीके से नौकरी दे रहे हैं। किसी डॉक्टर्स के ग्रुप को तो उसके अंदर कोई वो नहीं करना चाहिए कि आपको जी नौकरी हम देंगे या किस तरह देंगे या उनकी राय। नौकरियां देने का निज़ाम तो बिल्कुल एक अलहदा और मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए। उसमें डॉक्टर्स के किसी ग्रुप को लड़ना या उसमें करना तो इस किस्म की कोई बात जेब नहीं देती है। बिल्कुल इस तरफ देखना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स का क्या रोल है। हाँ। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि वो हड़ताल पे ही करते हैं और मार कुटाई भी शुरू हो जाती है। उनके अपने मसाइल भी होते हैं और दीगर लोगों के साथ भी होते हैं। तो ये बड़ी एक गलत सोच की और नजरिए की अक्कासी करता है कि जो हमारे माशरे में दिन ब दिन परवान चढ़ रही है। जी इस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर उमर सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर उमर, ये बताइए कि कल हमने देखा सुना कि जो जिना हॉस्पिटल है उसमें दो जो ग्रुप्स हैं यंग डॉक्टर्स के, उनके दरमियान जो है वो काफ़ी लड़ाई हुई, और लड़ाई इस वजह से की गई थी कि मेरिट पर भर्तियां नहीं थी। क्या मामलात हैं आपस में? इतनी तसादुम हुआ कि बीच बचाव के लिए पुलिस और रेंजर्स को आना पड़ा। बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं कि वाईडी कोई दो ग्रुप नहीं है, वो सब एक हैं। इसमें ऐसा होता है कि देखें, तमाम लोग यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं,
कुछ SNE सीट्स थी, उसमें कुछ लोग आ गए हैं, कुछ मजीद आ जाएंगे। जो नहीं आए वो थोड़े से परेशान थे बेचारे कि ये लोग आ गए, हम लोग नहीं आए, तो वो भी आ जाएंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। कि बीच में जो थोड़ी सी चपलिश हुई और आपस में जो नाखुशगवार वाकया होने वाला था, जो कि नहीं हुआ, जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसके बीच में नॉन डॉक्टर से, डॉक्टर आपस में नहीं लड़े, डॉक्टर के आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। हम पीछे से एक बाइकआउट करते आ रहे थे, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमारी तमाम डिमांड फुलफिल कर दी थी। हमने बाइकआउट खत्म कर दिया था। तमाम OPDs, OT और वार्ड में आज भी काम जारी है। हम नहीं चाहते कि आपने कहा कि यहाँ पे ग्रुप नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक ग्रुप और ये शालतीफ ग्रुप जो कहा जा रहा है, इन दोनों के दरमियान ये ग्रुप्स नहीं है। ये ग्रुप नहीं है, ये पैनल्स बने थे इलेक्शन के दौरान में कि ये शालतीफ पैनल है, ये डेमोक्रेटिक पैनल है। ये शालतीफ पैनल पूरे सिंध में क्लीन स्वीप किया उन्होंने, वो जीत गए। तो वो अब वो अपने को पैनल कहते हैं, वो अपने आप को अलग ग्रुप नहीं कहते। तमाम YDA हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रुप बने हुए हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं, जंग चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर एक पढ़ा लिखा तबका है, नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और आपस में भाई भाई है। कोई ऐसा मामला नहीं है। ऊंच चीज होती रहती है कि यार उनका नाम आ गया, हमारा नहीं आया, हमारा आ गया, उनका नहीं आया। तो ये छोटे छोटे इख्तलाफात की बिना पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए और नहीं आइंदा होगा। हमने दूसरे लोगों को सबको समझा दिया, इनको भी समझा दिया। इट्स योर ड्यू राइट कि आपने काम किया है, आप भी हक रखते हैं, आप लोग भी आए। और दूसरी बात ये कि हमारी डिमांड सारी फुलफिल की है, जिसमें हम CM साहब का, मुर्तज़ा साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहबा अजरा पीचो साहबा का और उनके जो PS हैं फहीम चाचर साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 11 साल बाद यहाँ पोस्टिंग लोग जो हैं डॉक्टर अपॉइंट किए हैं, जो कि 11 साल तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। कोर्ट केस चलता रहा, डॉक्टर सीमी जमाली और दूसरे लोग कोर्ट में जाते रहे। 22-24 में से सिर्फ एक प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद रह गए, 23 प्रोफेसर रिटायर हो गए, नई इंडक्शन नहीं हुई। पेशेंट केयर का बुरा हाल था यहाँ पे। और ये एक खुशाइन इकदाम है कि 100 लोगों ने ट्रांसफर किए सिंध गवर्नमेंट से, जो यहीं के हाउस ऑफिसर हैं, यहीं के पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और यहीं उन्होंने ट्रेनिंग करके कंसल्टेंट बने हैं, जिससे पेशेंट केयर बेहतर होगी, वार्ड अपलिफ्ट होंगे और GPMC का जो माजी था उस तरह ठीक है करेगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर उमर सुल्तान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी क्या कहेंगे आप, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैंने जैसे खुद उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक सोसाइटी के नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जो भी मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए, क्योंकि ये तो गैर तालीम याफ्ता लोगों का होता है कि आप हाथापाई लड़ पड़े, आप रोल मॉडल्स हैं, आप सोसाइटी के लिए, लोग आपको देखते हैं, फिर आपने लोगों का इलाज करना है। वहाँ पर जो आपकी जॉब्स का जो क्राइटेरिया है, वो जो मुमकिन तौर पर जिस तरीके से उसको हल किया जा सकता है उन पे छोड़ दें, बजाय इसके कि डॉक्टर खुद लोगों के सामने, जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने गुत्थम गुत्था हुए तो लोगों ने देखा और जाहिर बात उसकी फुटेज बनी, तो फिर वो मीडिया पर आती है, मीडिया से ज़्यादा जल्दी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, फिर आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो इस किस्म के मामला को नहीं होना चाहिए। भी है कि हम देखते हैं कि माशरे में चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हों, चाहे और प्रोफेशन से वाबस्ता हों, अदम बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। ये इसकी भी वजूहात हैं बहुत सारी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज़ आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कोरंगी के एरिए क्रिश्चियन कॉलोनी में पेश आया, जहां पर कुत्ता मार मुहिम जो है वो जारी थी और जहरीले लड्डू जो हैं उसके लिए बनाए गए थे। और हादसा कुछ इस तरह हुआ कि एक बच्चे ने वो लड्डू जो हैं वो बाइक से उठा ली और वो घर लेकर चला गया। और बच्चे ने तो खाया, लेकिन जो उसकी फैमिली थे, माँ बाप थे, उन्होंने भी वो मिठाई खा ली, जिसके बायस बच्चे की तो हलाकत हो गई और माँ बाप की भी हालत कुछ गैर है। इस हवाले से बात करते हैं, ये वाक़या जो पेश आया है आखिर इसको क्या कहेंगे, किसकी निगलिजेंस है, माँ बाप की निगलिजेंस है, किसी की निगलिजेंस है, इस हवाले से बात करते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या महमूद साहब कल पेश आया। एक बच्चे ने मिठाई खा ली, कुत्ता मार मुहिम के लिए जो मिठाई लड्डू बनाए गए थे, जहरीली दवा उसमें शामिल थी, जिसके बायस एक बच्चे की हलाकत हो गई। इसमें देखें बहुत ही सेंसिटिव मसला है और इसका जो सबसे जिसे कहना चाहिए कि जज्बाती पहलू ये है कि आप ये देखें कि जिंदगी इतनी दुश्वार हो गई है कि एक बच्चा बाहर से कहीं से मिठाई लेकर जाता है और वालिदैन और घर के दीगर अफराद ये भी तहकीक नहीं करते कि मिठाई कहाँ से आई है exactly. और कैसे आई है और वो खा लेते हैं। और दूसरी तरफ 2021 में आप कुत्ते मारने के लिए लड्डू रख रहे हैं।
दूसरी तरफ हमारे इदारों का ये हाल है कि एक से एक साइंटिफिक तरीके, जो कि पता नहीं आज से 50 साल पहले होता था कि घरों के अंदर चूहे मारने के लिए कि कोई वो नीला थोथा होता था, आटे की गोलियां बना के घर में फेंक दी, या कोई बाहर होता था, एक से एक साइंटिफिक तरीके हो गए। दूसरी तरफ इंजेक्शन है, दूसरी तरफ कुत्ता वो काट ले तो आपके अस्पतालों के अंदर उसकी संजीदगी के जो पेशेंट आते हैं आपके लिए वैक्सीन नहीं है, और फिर ये कि उसको कोई पैक नहीं किया गया उन लड्डुओं को, उसके ऊपर कहीं पॉइजन नहीं लिखा हुआ। एक आदमी जो है वो इस तरीके से, और अक्सर घरों में अगर आप देखें कि आज जिस किस्म की मोटरसाइकिलें लोग चला रहे होते हैं उन पे जो कपड़े के कवर डले होते हैं, अक्सर बच्चे जो है घरों पे आते जाते जाके पहले देखते हैं कि उनके वालिद कोई चीज लेकर आए होंगे तो उसके अंदर खाने की कोई चीज पड़ी होगी। एक हमारा कल्चर है कि तो बच्चे को नजर आया उसने निकाल लिया, बच्चे का तो कसूर नहीं है। जिन हालात के अंदर आपने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है, लोग मतलब आप देखें कि कितना अफसोसनाक पहलू कि एक बच्चे ने मोहल्ले से वो लड्डू लिए घर लेके गया, किसी ने कोई तहकीक नहीं की, किसी ने पूछा नहीं, उनको सिर्फ ये नजर आया कि लड्डू है, खाने की चीज है और उसको खा लें। और वो एक बच्चा जो है, यहाँ हम देखें तो दो लोगों की हमें निग्लिजेंस नजर आती है। एक तो माँ बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये तरबियत देनी चाहिए कि कभी भी आप किसी से बाहर से कोई शख्स आपको चीज़ दे रहा है वो आप ना लें। दूसरा, आपको कोई चीज़ अगर इस तरह नज़र आ जाए तो भी ना खाएं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अगवा के वाक़यात हो जाते हैं, बेहोशी की दवा इस तरह लोग दे देते हैं। दूसरा ये कि अगर वो इस तरह का जो मुलाजिम था वो लेकर अगर जा रहा था बाइक पर, तो वहाँ पर भी कुछ डेंजरस चीज़ थी, उसको भी पैक करके रखना चाहिए था, या उस पर कुछ लिखा होना चाहिए था, या उसको पैकिंग ऐसी होती कि उसको इजीली निकाल ना सकते। तो यहाँ पर दो हमें लगता है कि बल्दिया का पूरा एक इदारा मौजूद है। उसके बाद जो कुत्ता मार मुहिम है, जो आपके शहर के अंदर दीगर मतलब एनजीओज में हम देखें कि ईदी जो फाउंडेशन है, जो छिपा फाउंडेशन है, ये भी जो है वो कुत्ता मार मुहिम करते हैं, कुत्ते पकड़े भी जाते हैं। लेकिन आप उसको अगर कोई जहरीली चीज कैरी कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखें पॉइजन। एक आदमी लेके उसको गाड़ी की उसके अंदर बाइक की उस साइड उसमें डाल लेता है और दूसरे बच्चे खा लेते हैं। और फिर ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आजकल जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से तालीम की कमी ज़ाहिर जिन इलाकों में हुआ वहाँ पर बच्चे को खाने की चीज़ नजर आई, लोग इतना नहीं पूछते हैं। आप जो बात कर रही हैं वो सच बात कर रही हैं कि जब माशरा जो है वो बिल्कुल अपने औजे कमाल पर हो और हर चीज़ बड़ी हो, लेकिन यहाँ तो जब बेरारवी और माशरे की गिरावट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें तो आदमी इस महंगाई के दौर में तो देखता है कि मुझे खाने की चीज़ मिल रही है, लोग नहीं पूछते। आजकल आप रमजान होता है उसमें देखें इफ्तार में या कहीं आप शहर के अंदर किसी सड़क के ऊपर आप जाके कोई चीज बांटने की जरा कोशिश तो करें, आपके कपड़े फट जाएंगे। कि लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उस माशरे के अंदर अगर किसी को खाने की वो चीज मिल रही तो वो कहाँ तहकीक करता फिरेगा। कसूर उनका भी है एक हद तक, लेकिन ये कि आप कुत्ते मारने की दवाई को लड्डुओं में डालकर इस तरीके से आप मोटरसाइकिल में रख रहे हैं, उनको बहुत जदीद तरीके आ गए। और अगर इस तरीके से मारना भी है, आप वो लड्डू कहीं रखेंगे तो रखे हुए भी तो कोई खा सकता है, कोई दूसरा जानवर खा सकता है, परिंदे उसको खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपने। तो ये तो मतलब एक अजीब सी भेड़ चाल है कि आज के 2021 में जदीद साइंसी दौर के अंदर आप कुत्ते मारने के लिए ज़माना कदीम के तरीकों पर अमल कर रहे हैं जो दीगर लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये पहले भी नुकसानदेह हुए इसी तरीके से। बिल्कुल आपने सही कहा। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएं फ्रेयर हॉल में जो है एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जहां पर जो है बच्चों ने पेंटिंग्स की नुमाइश की और फिर एक कैनवस भी जो था वहां पर उन्होंने उसमें रंग भरे। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका होना बहुत एक अच्छी बात है। और इस हवाले से बच्चों का भी यही कहना है कि इस तरह की तकरीबात जो हैं वो होनी चाहिए। रंगों से उन्होंने जिस तरह आपने देखा अभी फुटेजेस में किस तरह से डिफरेंट कलर से उन्होंने इसको जो है पेंटिंग से भर दिया। इस हवाले से बात करते हैं जी महमूद साहब, इस तरह के इवेंट्स का होना आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है आजकल की ख़ासतौर पे बच्चों के लिए? एक्टिविटीज़ नहीं, हालात बड़े परेशान है, महंगाई है, उस हिसाब से तफरीह गाह पे नहीं जा सकते, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना कितना अच्छा है, मेंटली उनके लिए कितना अच्छा है? देखिए, आप तफरीह बच्चों के लिए दो तरह की होती है। एक तो तफरीह बराए तफरीह होती है कि आप बच्चों को कहीं ले गए इंजॉयमेंट किसी फन लैंड में किसी उसमें, और एक तफरीह ये होती है कि जहाँ पर उनकी जिसे कहना चाहिए कि उनकी हिस्स में इजाफा होता है, जो उनकी एस्थेटिक सेंस है उसके अंदर इजाफा होता है। तो दुनिया भर में यही होता है कि बच्चों को बड़े बड़े पार्क्स में ले जाया जाता है,
वहाँ पर जाके वो मंजर कशी करते हैं, पेंट करते हैं, लैंडस्केप को पेंट करते हैं। इंग्लैंड हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, जो अच्छे उनके बड़े में, वहाँ पर अक्सर देखा गया कि स्कूल की टोलियाँ आई हुई होती हैं और वहाँ पर लेक है, वो दरख्त है, नेचुरल मनाजिर। और फ्रेयर हॉल जो है वो कराची का एक इंतहाई कदीम और लैंडमार्क जो है वो पार्क है और बड़ा खूबसूरत है, उसकी एक रवायत है। वहाँ पर सिर्फ एक नहीं, रेगुलर बच्चों को, स्कूल वालों को लेकर आना चाहिए और वहाँ पर रखें, एक कैनवस हो, और इससे आपकी सोसाइटी के अंदर, जिससे कहना चाहिए, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो अदम बर्दाश्त है वो वापस आती है। लोग एक फितरत के साथ, रंगों के साथ तस्वीर मुसव्वरी करती हैं बच्चे, तो उनके अंदर एक सेंस डेवलप होती है और वो नेचर के करीब होते हैं, नेचर को देखते हैं, उसको कैनवस पे उतारते हैं, पेंट करते हैं। यकीन बहुत अच्छी बात है, इस किस्म की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। मुख्तलिफ पार्क्स में जाएं, जू में स्कूल जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो यकीन बच्चों को पहले तो होता था ये फिल्में दिखाने ले गए, इधर पर ले गए, लेकिन ये कि इस किस्म की जगहों पर लेके जाएं और वहाँ से बहुत सारे बच्चों में जो होता है, और एक जो रंग भरना जो होता है, ये बच्चे के अंदर एक नेचुरल चीज़ होती है। बच्चा सबसे पहले जो होता है, आप उसे कलर बॉक्स है और वो घर पे भी ये कर रहा होता है, तो अगर करें तो यकीनन उससे आगे चलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के इवेंट्स का होना बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब, आपको बताएंगे उसी की जानिब से कुछ नई सफरी हिदायत जारी की गई हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र। जो सी कैटेगरी की जो ममालिक थे जहाँ पर पाकिस्तानी फंसे हुए थे, उनकी सहूलत, उन पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए जो अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर से उसको बढ़ा दिया गया है। 15 दिसंबर से बढ़ाकर उसको 15 दिसंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, ताकि वो पाकिस्तानी जो कि इन ममालिक जो कि सी कैटेगरी लिस्ट में आते हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान अब आ सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी है उन लोगों के लिए भी, और 48 आवर्स पहले जो है उसका PCR टेस्ट भी लाजमी है। तो इस हवाले से बात करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग थे, 9 ममालिक हैं जो कैटेगरी सी में शामिल हैं, वहाँ पाकिस्तानी फंसे हुए थे, तो 15 दिन जो है वो और बढ़ा दिए गए। जी, डेडलाइन जो थी उनके लिए 15 दिसंबर थी, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया। चूंकि फ्लाइट ऑपरेशन नहीं है, सी कैटेगरी के अंदर जो 9 ममालिक है, वहाँ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है और उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुँच सकें। तो हुकूमत का एक NCOC के इजलास के अंदर फैसला किया गया कि अच्छा कदम है कि उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, और वहाँ उनको मुख्तलिफ चीज़ों पर इस्तिस्ना भी हासिल है कि वो सिर्फ अपना कोविड का वैक्सीनेशन का अपना टेस्ट है और एक PCR सिंपल जो टेस्ट है वो 48 घंटे पहले उसकी लिमिट दी गई है, वो कराएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन जिस तरीके से फैल रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वेरिएंट जो है इसका, तो उनकी कोशिश क्या है, तो ये एक अच्छा कदम है कि उसको 15 दिन एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसमें कम से कम ये कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए अपने मुल्क वापस आ सकेंगे। सही। और ये भी महमूद साहब कि हमारे मुल्क में देखें तो 15 साल और 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लाजमी करार दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के ममालिक हैं और वहाँ पर तो अभी नहीं है ये का मैंडेटरी कि 15 साल से ऊपर या 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगे। तो अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं है कार्ड, तो वो किस तरह से आएंगे? जी, यकीनन वैक्सीनेशन कार्ड उनका नहीं है, लेकिन उसका मुतबादिल है कि जब पाकिस्तान में अभी 12 साल के बच्चों को नहीं लग रही, तो यकीनन फिर उनका वैक्सीनेशन कार्ड भी नहीं होगा, और जो पूरी दुनिया के अंदर एक है। और इसलिए कि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान ने बड़े अच्छे और मौसर तरीके से कंट्रोल किया, और कोविड जिस तरीके से पूरी दुनिया में रहा वैसे पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। और अब से 2 दिन कबल जो है वो असद उमर भी जो है वफाकी वजीर, उनका यही कहना था कि हम जो है हमने कोविड के लिए बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग की है, जिसके बायस ये कि पाकिस्तान में ना इतने ज़्यादा नुकसानात हुए, ना कोई बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हुई, जैसा कि हमने दुनिया के दीगर ममालिक में देखा कि कोविड से जंग में बहुत ज़्यादा उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, माली तौर पे भी और जानी तौर पे भी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल का ख़तरा नहीं था, और यही वजह है कि पाकिस्तान हुकूमत ने और NCOC ने, अगर हम सूबाई सतह पर भी देखें और वफाकी सतह पर भी देखें, तो कोविड के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया है, जिससे कि शरह। और फिर ये कि बहुत शहर कराची में अगर हम देखें तो वैक्सीन सेंटर काफ़ी ज़्यादा लगाए गए। फिर लोगों के अंदर शुरू में तो नहीं था, लेकिन अब ये कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, और यही वजह है कि शरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम हो रही है। अब ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है इसके खिलाफ भी मौसर एक मनसूबाबंदी जारी है, लगाए जा रहे हैं, बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं तेरे सिटी होते हैं।
वैक्सीनेशंस और वो नादरा के जो आईडी कार्ड वगैरह थे उसमें उनकी चेकिंग में काफी डिले हुआ। लोगों को भी जब कहा गया है कि आप एक फिर जो टिकट जो उसके ऑनलाइन मिल रहे हैं bookme.pk से, वो इतने ज्यादा आम आदमी जो है वो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन उनको इतना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से परचेज करना है, तो मुश्किलात यही वजह है कि 36,000 की कैपेसिटी का जो है वो ग्राउंड था उसमें, और 18,000 टिकट जो है वो फरोख्त नहीं हो सके। तो वो यकीनन वो अगर टिकट फरोख्त होते तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कल भी एक इजलास हुआ है कि वनडे के अंदर हो सकता है शायद एंट्री फ्री हो जाए कि कराची वाले मुफ्त में वो मैचेस देख सकें T20 के बाद से जो मैच शुरू होंगे। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान ने दोनों मैच जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से अच्छे, कल का मैच तो बिल्कुल क्लोज था लेकिन उनके बाबर आजम 11 बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। और कराची वाले मौसम भी थोड़ा ठंडा था लेकिन ये कि लोगों की बड़ी तादाद थी। कुछ लोग तो हमने देखे कि एक इनिंग गुजर गई थी 20 ओवर तब वो ग्राउंड में दाखिल हुए, लेकिन फिर जब पाकिस्तान जीत गया तो सभी के चेहरे जो बड़े खुश थे और लोग फिर छोटी छोटी बातें जो है वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो एंड में सब वो हंसी खुशी ये था कि एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि वो आपके मुल्क में लोगों को सबको जोड़ के रखती है। बड़े बड़े मसले मसाइल जो होते हैं ना, तो कल जब हम देख रहे थे कि रात गए जो है बच्चे बड़े सब स्टेडियम से निकल रहे थे तो ना उनको लोड शेडिंग ना गैस कुछ नहीं, सिर्फ ये था कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज भूल जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अब आगे जो है कि क्रिकेट का इसके बाद अब एक कंटिन्यूएशन जो शुरू हो गई है ये मार्च तक जाके रहेगी। जी महमूद साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम का भी है, तो आप किस तरह देखते हैं माशाल्लाह से इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है पाकिस्तान में? जी उससे पहले जो है अब ये जनवरी से आपका PSL शुरू हो जाएगा, ड्राफ्टिंग हो गई है, उसके अंदर टीमें हैं, उसमें 15 मैचेस जो हैं वो कराची के अंदर हैं, तो कराची वालों को भरपूर जो है, तो वो मैंने जैसे कहा कि अब जो सिलसिला शुरू है कि अब इसके बाद ये कल मैच होगा, उसके बाद फिर जो है वो 18 को 20 को और 22 तारीख को 3 वनडे मैचेस हैं, वो भी हैं, उनके टिकट तो और कम हैं, वो अनाउंस किए गए हैं, वो कम से कम 200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का टिकट है, तो लोग आए। उसके बाद फिर PSL का मेला सजना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मार्च में फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, तो यकीनन अच्छा मौसम है, कराची वाले एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेटर्स को अपने करीब से देखना। और फिर हुकूमत ने भी ये किया कि NCOC ने कहा है कि तमाशाई जो है वो 100% आ सकते हैं, तो वैक्सीनेटेड हो, अपने वालिदैन के साथ आए, तो एक अच्छी तफरीह पाकिस्तान में और कराची वालों ने एंजॉय की। बिल्कुल सही। चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो इतनी महंगी हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सरिया हो, रेती हो, बजरी हो, वो इतनी महंगी है जिसके बायस जो तामीराती काम है वो रुक गया है। और उस काम के रुकने की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर हैं, जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं और अपना घर का चूल्हा जलाते हैं, वो अर्न करते हैं, वो बेचारे इस वक्त परेशान हैं, वो रोड पर बैठे हुए हैं, मुंतज़िर हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि ठेकेदारों की जानिब से तामीराती काम रोक दिया गया है। एक बड़ी मुश्किल का सामना है। जी महमूद साहब, जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, अब जबकि तामीराती काम रोक दिया गया है, किस तरह वो अपने घर का अब गुजारा करेंगे? जी इस हुकूमत को तो नारा ये था कि 5 साल में 50 लाख घर देंगे, और जब 50 लाख घर, असल में इमरान खान साहब ने ये मॉडल जो है मलेशिया से लिया था। जब मलेशिया के अंदर इकॉनमी का इस तरीके से हाल था, तो वहाँ जो महातिर मोहम्मद थे उन्होंने नया शहर बसाने का ऐलान कर दिया था कि उसके अंदर जो है वो पुतरा जाए, जो उनका नया कैपिटल था। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इकोनॉमिक सरगर्मी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू होती है, उसके साथ कई इंडस्ट्रीज होती हैं, आप सीमेंट, बजरी, फिर आप ज़ाहिर बात जब घर बन जाता है तो उसके साथ उसकी सजावट के लिए फिर वो आपको फर्नीचर भी चाहिए, आपको क्रॉकरी भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अब ये है कि वही हुकूमत जो है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऐसा लगता है खिलाफ हुई। सरिये की जो पर टन कीमत है वो तकरीबन 90-95 हज़ार से 1,05,10 होती हुई तकरीबन 1.5-2 लाख तक पहुंच चुकी है। सीमेंट की कीमत कहीं से कहीं है, बजरी कहीं है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तार, जितनी चीज़ें। तो फिर अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन को जो है बहुत ज़्यादा आबाद जो है, जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी कई मीटिंग्स भी की हैं और अपना रोना भी रोया है
कि जिस तरीके से महंगाई होती जा रही है और चीजें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर उसका दूसरी तरफ ये होता है कि लोगों के लिए यूनिट्स नहीं है, रिहायशी घर नहीं है, शहर के अंदर बहुत सारे लोग किराए पे या दीगर जगहों पर रहने पर मजबूर हैं। तो वो पूरी इंडस्ट्री इस वक्त स्टेगनेंट हो गई है कि उसके अंदर जब तक ज़ाहिर बात सस्ती चीजें होंगी तो होगी, फिर लोग जो बड़े सरमाएदार हैं वो रोक लेते हैं। उसमें फिर जो यौमिया उजरत पे काम करने वाले हैं, आम आदमी भी जो घरों में काम करने वाला होता है, जो अक्सर हम शहर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे देखते हैं कि फुटपाथ पे फजर की नमाज के बाद लोग आ जाते हैं, तो वो कोई पेंट करने वाला होता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई तरखान होता है, कोई मेसन होता है, कोई वैसे। अब जब मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि एक कमरा अगर किसी को कलर करवाना है वो कहता है छोड़ो ऐसे ही रहने दो, तो फिर उनको मजदूरी नहीं मिलती है, वो फिर दिन गए तक वो बैठकर जो है वो घरों को लौट जाते हैं। तो यकीनन उसमें जो यौमिया उजरत पे काम करने वाली लेबर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। और फिर कंस्ट्रक्शन जब उस लेवल की नहीं होगी तो इस सनत से मुंसलिक अफराद जो हैं, जो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जो लेबर फोर्स है, उनको भी काम नहीं मिलता, तो ज़ाहिर बात उनके भी चूल्हे नहीं जलते, फिर वो भी परेशानी का शिकार होते हैं। तो हुकूमत को बहुत इसके ऊपर काम करना चाहिए। हुकूमत को हम रोज ही ये चीज़ हाईलाइट करते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़, इकनॉमिक पॉलिसीज़, कुछ ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जो आवाम को रिलीफ दे सके, जो महंगाई को कंट्रोल कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। बहुत महमूद साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ और टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, सो स्टे विद अस। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलते हैं हम अपने अगले मौजू की जानिब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करेंगे और वो ये कि आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन हमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इस हवाले से ऑनलाइन स्कैमर्स बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जाली सिम्स के हवाले से तो वो भी हमें देखने को मिलती है और गुज़िश्ता कई दिन पहले जो है वो FIA साइबर क्राइम जो सेल है उसकी जानिब से कार्रवाई भी की गई, रेड की गई, जहां पर जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस पर छापा मारा गया, जहां पर कई ऐसी सिम्स थी जो कि इलीगल उनको एक्टिवेट किया गया था। जो सिलिकॉन थंब है उसके ज़रिए से वो एक्टिव की गई थी, जो कि फिर अगवा की वारदातों में, कत्ल गारत की वारदातों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज साहब जो कि FIA साइबर क्राइम हेड हैं सिंध के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर आजकल हम देख रहे हैं कि फ़्रॉड हर जगह है, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग से स्टार्ट कर लें या फिर सिम एक्टिवेशन देख लें, मतलब हर जगह हम देखते हैं कि साइबर क्राइम जो सोशल, अब इसको भी कह दें सोशल मीडिया क्राइम बाकायदा तौर पे बन गया है। लोग जॉब्स की ऑफ़र करते हैं फ्रॉड करके और कहते हैं आप घर बैठे अक्सर आता है 30 से 35 हज़ार कमाएं घर बैठे, और लोग जो बेरोज़गार हैं माशरे में और ऑलरेडी बेरोज़गारी है तो लोग बड़ा इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं और जब वो पता करते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कुछ फ़ीस है 3,000 या 4,000, तो वो लोग जमा भी करा देते हैं। तो इस तरह के ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने अपने स्टार्ट में बोला कि जो हमने रेड किया किसी सॉफ्टवेयर हाउस के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। इट वाज फ्रेंचाइज ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स। हमने 11 जो फ्रेंचाइजेस थी डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, उन पे रेड किया, उनको सील कर वहां से हमने इलीगल सिम्स को रिकवर किया। अच्छा बात है इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की। देखिए जी, मेरा कहना ये है, मेरा बिलीफ ये है कि इस पोजीशन को ज्वाइन किया है कि देखें, मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है अभी माशरे के अंदर। अभी लोगों को अंदाजा नहीं है कि जी इस वक्त साइबर क्राइम हो किस तरीके से रहा है, लोग किस किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो ज़रा निकाला, मैंने कहा कि जी इसमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जाए। 2-3 स्टेप्स जो कि हम इसके हवाले से ले रहे हैं। पहला स्टेप जो कि ये है कि हम एक ई-बुकलेट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें तमाम तरह के साइबर क्राइम्स को बताया जाएगा, किस तरीके से जॉब ऑफर्स दी जा रही हैं और उनसे फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरीके से फेक मॉडलिंग ऑफर्स की जा रही है लड़कियों को और इस तरीके से उनको एक्शन किया जा रहा है। सेकेंडली जो हम करने जा रहे हैं
कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ई बुकलेट को हम स्कूल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, और हम फोर्स कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऊपर इनिशियली कि जी वो इसको अपने साहब का हिस्सा बनाएं। और तीसरी चीज जो हम कर रहे हैं, मैं खुद भी इसको काफी विगरसली देख रहा हूँ। मैंने एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च इसके हवाले से की है, जिसमें लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि इस वक्त करंट सिनेरियो में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। और चौथा काम जो हम जा रहे हैं वो ये करेंगे कि हम एनिमेशंस बनाने जा रहे हैं और उनको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट से रन करेंगे, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हर कोने में हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो है उनको अवेयरनेस होगी कि इस वक्त किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और उन क्राइम्स की सजा क्या है हमारे प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट के अंदर। सही, ठीक है इमरान। रियाज साहब, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि आजकल लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो भी जाए तो उनको नहीं पता कि साइबर क्राइम को किस तरह से रिपोर्ट करना है, FIA को किस तरह से रिपोर्ट करना है। तो इस तरह की आप चीज़ें बना रहे हैं, वेबसाइट है आप लोगों की। उस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो वो किस तरह उसको एक्सेस करे, उस हवाले से भी बताइए ताकि जो नाजरीन देख रहे हैं वो ईजीली इसको रिपोर्ट कर सकें। देखिए जी, हमारे पास अप्रोच करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जी हमारी वेबसाइट है, दैट इज fia.gov.pk। सेकेंडली हमारा ईमेल एड्रेस है helpdesk@nr3c.gov.pk। और तीसरा ये है कि जी आप हमारे जो 15 सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, गवादर से लेकर गिलगित तक, आप वहां पे वॉक इन कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये तीसरा तरीका जो है, दैट इज the easiest way to approach us। जाहिर बात है कि आप फौरी एक्शन लेके आएंगे, उस पर फौरी एक्शन होगा, और लेकिन ये मैंडेटरी है कि आप अपनी कंप्लेंट के साथ जो है एविडेंसेस अटैच करके लेके आए, क्योंकि बगैर एविडेंस के हम लोग प्रोसीड नहीं करते हैं। तो इस तरह का, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है जॉब्स के हवाले से, तो अगर कोई ऐसी चीज है आपके नोटिस में है तो वो आप हमारे पास लेके आए। सेकेंडली हम एक चीज और भी कर रहे हैं। देखें, एक तो ये है कि हमसे आवाम अप्रोच कर रहे हैं कि जी हमें फ्लॉ जगह जॉब ऑफर्स के हवाले से फ्रॉड हुआ। सेकेंडली हम लोग साइबर स्पेस को पेट्रोल भी कर रहे हैं। अब साइबर पेट्रोलिंग जो है वो आम पुलिसिंग की तरह ही है। जैसे पता होता है पुलिस को उनके इलाके में किस नौयत क्राइम हो रहे हैं, इसी तरीके से साइबर स्पेस को पेट्रोल करने का एक सिलसिला शुरू किया है, और हम उस पर नोटिस कर रहे हैं कौन लोग जॉब ऑफर्स दे रहे हैं, कौन लोग फेक कोविड सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो ड्रग को सेल कर रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो बच्चों को डेट कर रहे हैं। तो इस पे हमने इनिशिएटिव किया है जो कि आहिस्ता से डेवलप होगा। सही। अच्छा इमरान, रियाज साहब, ये भी मुझे बताइए कि जो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, एक तो उसमें अकाउंट्स फेक यूज़ होते हैं, दूसरा जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते हैं कि अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है या आप कॉल कर रहे हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि जॉब ऑफ़र है या किसी को मॉडलिंग की ऑफ़र है, कई तरह की इस तरह ऑफ़र्स होती हैं, तो वो उस पर पैसे भी आपसे मांगते हैं। तो वो जो सिम्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इलीगल एक्टिवेशन उनकी की जाती है। और आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले छापा भी मारा जहाँ पे कई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस जो है आप लोगों को मिली, उसके बाद जो सिलिकॉन थंब से उनको एक्टिवेट कर लिया जाता था। इसमें जो ज़्यादातर लोग देखा जाता है जो मुलव्वस होते हैं वो रिटेल फ्रेंचाइजीज ही होते हैं। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, इस तरह के जो रिटेलर्स हैं या जो फ्रेंचाइजर्स हैं? जी बिल्कुल जी। देखें, जब भी हम किसी क्राइम के पीछे जा रहे थे, जो डेड एंड हमारे पास था वो ये था कि जी आगे इलीगल सिम है। मिसाल के तौर पे सिम जो है वो एक सलमान के नाम पे है, लेकिन वो जो यूज कर रहा है वो कोई शहबाज है। तो जब हम रेड करते थे तो हम सलमान पे रेड करते थे, जो कि एक इनोसेंट बंदा था जिसको अंदाजा था ही नहीं कि क्राइम भी कर रहा है वो। तो इस चीज को देखते हुए मैंने ये डिसीजन किया एक पॉलिसी मेकिंग कि जी हमें इसकी रूट कॉज को खत्म करना है। तो फिर हमने इंफॉर्मेशन गैदर की और हमने जो है इस तरह के जो काम कर रहे थे जो फ्रेंचाइजीज, उन पे हमने काम किया। हमने सखर में काम किया, हमने हैदराबाद में काम किया, कराची में काम किया, और उसमें जो डिफरेंट फ्रेंचाइजी थी वो इस काम के अंदर मुलव्वस थी। और ये थर्ड पार्टी को ये लोग बेसिकली आउटसोर्स करते थे और कहते थे कि जी हमें वहां से लोगों के थंब इम्प्रेशन दे। अब थंब इम्प्रेशन जो किस तरीके से मिलते थे, उसका आसान तरीका पहला तो ये था कि जी वो लोगों से कहते थे एहसास प्रोग्राम के नाम के ऊपर आपको हम रजिस्टर करेंगे, और उस हवाले से उनका थंब इम्प्रेशन लेते थे और उसको बाद में ऊपर पे ट्रांसफर करके तो BVS डिवाइस के थ्रू सिम एक्टिवेट कर लेते थे। जो दूसरा तरीका इसका था वो ये था
कि इसमें नादरा के लफ्ज थे। नादरा के एम्प्लॉयज जो अपने सिस्टम की स्क्रीनशॉट्स लेके वहां से थंब इंप्रेशन लेके इनको आगे फर्दर ट्रांसफर करते थे और उस डिजिटल थंब इंप्रेशन के थ्रू जो है वो सिम्स एक्टिवेट हो रही थी। और तीसरा तरीका एक जो है, जो कि आपके रोड आप देखती हैं अपने शॉपिंग मॉल्स के बाहर, आपके रोड साइड्स पे, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स पे, कि इस तरह के जो चार्जेस के जो आउटसोर्सर्स हैं वो अपने बीवीएस डिवाइस लेके खड़े होते हैं और वो लोगों से कह रहे होते हैं कि आपको फ्री सिम देंगे। तो आपसे ये इल्तिजा है आवाम को कि इस तरह के बिल्कुल धोखे में ना आए और फ्री सिम ना लें, बल्कि वो इनफैक्ट करते क्या है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा इमरान रियाज साहब। और एक और मसला ये कि लोगों को पता नहीं, जैसे आपने कहा नादरा से डेटा मिल जाता है, इसके अलावा एहसास प्रोग्राम्स के थ्रू, मतलब आपका अगर डेटा आ गया और आपको पता ही नहीं है कि आपके नाम पे कोई सिम रजिस्टर है और आपका कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो लोग जो कि देख रहे हैं, बड़ा ही आसान तरीका है किस तरह से वो जान सकते हैं कि जैसे मैं अब जानना चाहूँ कि मेरे नाम पे कितनी सिम रजिस्टर्ड है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? जी, उसका तरीका ये है कि सिंपल आप 668 पे मैसेज करेंगे विद योर आईडी कार्ड नंबर जी, तो आपके आईडी कार्ड के केस किसी भी अगर नेटवर्क की सिम एक्टिवेट है तो वो सामने आ जाएगी। सही, तो आप उसको जाकर डिसोन करा सकते हैं किसी भी जिस भी मोबाइल जो कंपनी की वो सिम है उसमें उसकी सर्विस सेंटर या फ्रेंचाइज जाकर आप अपने नाम से उसको हटवा सकते हैं, डिसोन करा सकते हैं। मैं तो इसमें ऐड करूंगा जी, आप वहां पे जाकर डिसओन तो करवाएं, लेकिन साथ ही आपको एफआई साइबर क्राइम पर रिपोर्ट भी करना चाहिए कि जी ये सिम जो है ये मेरे नाम पे इशू हुई है, लेकिन मैंने इशू नहीं करवाई है, ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें कि ये किस फ्रेंचाइज से ये काम हो रहा है और ताकि इस पूरे बिजनेस को खत्म किया जाए हमेशा की। सही, ताकि पास्ट में खुदा न खासा कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई, तो उससे साइबर क्राइम्स के थ्रू पता लग सकता है। अच्छा, ये भी बताइए इमरान रियाज साहब, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट्स हो जाती हैं, या जो मोबी कैश हो गया जो आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस तरह के जो कैश फ्रॉड हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं हम? देखिए जी, उनसे बचने का देखिए मेन तरीका तो ये है, जो आजकल ये लोग इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं उसमें ये गवर्नमेंट एजेंसीज को नाम लेके कॉल कर रहे होते हैं। कभी कोई फ्रॉडस्टर कॉल करता है कि एफआईए से बात कर रहा हूँ, कभी कोई स्टेट बैंक से बात कर रहा होता है, कभी कोई आम बैंक से बात कर रहा होता है, कभी एफबीआर शो करता है अपने आप को, कभी आर्मी ऑफिसर शो करता है। तो एक चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी सरकारी अदारा जो है वो आपको इस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स कभी भी नहीं मांगेगा। तो बराए मेहरबानी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं, आपकी जो प्राइवेट डिटेल्स जो हैं, आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स जो हैं, वो किसी भी ऐसे अनजाने आदमी को जो है वो कतन ना दें, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट क्यों ना हो। और सेकेंडली ये है, आजकल एक स्पूफ नंबर्स का सिलसिला शुरू हुआ है कि आपके वो सॉफ्ट नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक का हेल्पलाइन है 111625625। तो ये क्या करते हैं, एक सॉफ्ट नंबर जनरेट कर लेते हैं जिसमें स्टार्ट में 4 से 5 जीरो ऐड कर लेते हैं। तो प्राइम फिशी देखने वाले को लगता यही है कि बैंक से कॉल आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंट नंबर है और इस तरीके से वो बावर करवाते हैं कि बैंक से बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह के जो सॉफ्ट नंबर्स हैं उनसे भी अवेयर रहें और अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी भी ऐसे बंदे को आप जाहिर ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा, अपनी पर्सनल डिटेल, अपना एनआईसी, क्योंकि अक्सर मैसेजेस हमें इमरान साहब रिसीव होते हैं कि आपका इतना इनाम निकल आया है, इतने लाख रुपए का आपका इनाम निकल आया है, आप फ़ौरन से अपनी डिटेल भेजें, एनआईसी नंबर भेजें। तो कुछ लोग उसको भेज देते हैं जिसके बायस उनका एनआईसी नंबर जो है वो सामने वाले के पास चला जाता है और वो फिर उसको उससे सिम भी एक्टिवेट कर सकते हैं और कोई अकाउंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देखें जी, मैं सिंपली ये बात कहूँगा, सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोई आप पैसे फ्री में कुछ चीज ऑफर नहीं करता है। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। अगर कोई आपको फ्री ऑफर कर रहा है तो आप इससे परहेज करें, इससे बचें आप। और आप मुतलका अदारे से राब्ता करें कि जी मुझे इस नंबर से कॉल आई है, आपने कॉल की है या नहीं की। आप बैंक से राब्ता करें कि जी आपने ये कॉल मुझे की नहीं की। अगर आपको जॉब्स की ऑफर सपोज आ रही हैं, लेट्स हम बात कर लेते हैं सिटी 21 से कोई ऑफर करता है जॉब के हवाले से, तो आपको चाहिए कि आप सिटी 21 की वेबसाइट को जाके पहले देखें कि वाकई ये इनका ईमेल एड्रेस है कि नहीं है, इनका फोन नंबर है कि नहीं है। तो मुतलका अदारे से हमेशा राब्ता करें और उसके बाद प्रोसीड करें। इस तरह के फ्रॉडस्टर होते हैं आमतौर पे अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट दे रहे होते हैं, तो प्राइवेट बैंक अकाउंट जो है इंडिकेशन है कि जी ये एक इलीगल आदमी है, क्योंकि अदारा हमेशा
डिस्काउंट देता है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब आपका, और आपने हमें वक्त दिया। जी इमरान साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, वो बात एक रास्ते में रह गई जो आपने बात जी, की, जी, मोबिल बिल्कुल, कैश के बारे बिल्कुल। हाँ, बताइए। जो थे उसके अंदर भी जो सिम इस्तेमाल होती हैं वो भी इलीगल सिम्स हैं। हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि एक आईडी कार्ड जो है उस पे सिम इशू हुई है और दूसरे आईडी कार्ड पे किसी और शख्स के नाम के ऊपर जो है वो आपका वॉलेट अकाउंट बना हुआ है। तो इस तरह के वॉलेट अकाउंट जो हैं वो सारे के सारे आपके जो इलीगल पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, जो आपके पैसे रॉब ऑफ किए जाते हैं, जो आपसे किए जाते हैं, वो तमाम के तमाम जो आपके पैसे हैं इन्हीं वॉलेट अकाउंट में जाते हैं और वहां से फ्रॉडस्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। जो कि प्रोग्राम देख रहे थे यकीनन उनको इसमें बहुत उनके लिए जो मालूमात है मुफीद साबित होगी। और कभी भी अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आए तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, चाहे वो ईमेल आ रही है, चाहे वो किसी नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी तरह फिर हम लोग जो हैं वो चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो या फिर किसी और ज़रिए से हो तो उसका शिकार हो जाते हैं। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ कि अपनी नाम पर ये ज़रूर देखें कि आपकी नाम पर कितनी सिम रजिस्टर्ड हैं। और अगर आपको लगता है जैसे कि इमरान साहब ने बताया कि 668 पर अपना NIC नंबर लिखकर अगर आप भेजते हैं तो तमाम मोबाइल कंपनीज़ की जो रजिस्टर्ड सिम्स हैं वो आपके नाम पर आ जाती हैं कि किस किस कंपनी में जो है आपका नंबर जो है वो चल रहा है। वहाँ जाकर आप डिसोन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी चाहिए। और उसके बाद अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो सबसे अहम बात कि उसको रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम FIA की जो वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं आप। उसके अलावा उनके यहाँ सेंटर्स भी मौजूद हैं, हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोका इसी तरह जा सकता है कि इनको रिपोर्ट किया जाए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।